हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एनालिसिस ऑफ द एसी सर्किट। इससे पहले जो है हम कई सारे टॉपिक के बारे में बात किए हैं कि हमने जो है किस प्रकार से एसी को जनरेट किया है। कहने का मतलब यह है सिंगल फेस एसी को हमने किस प्रकार से जनरेट किया है। अगर आप उनको नहीं देखे हो तो आप क्या कर रहे हो, आप जाइए उस वीडियो को देखिए, जो है इस वीडियो पे आइए। देखिए यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि आप सबसे पहले समझिए जो सीरीज हमने शुरू किया है एसी फंडामेंटल का, ये बहुत ही समझ लीजिए क्या है कि इसके विदाउट, अगर आप इसको बिना पढ़े आगे बढ़ते हो तो आपको कोई भी चीज़ें कहीं भी डेरिवेटिव पार्ट्स होगी तो आपको समझ में नहीं आएगी। कहीं भी आपको जो है इक्वेशन निकालना हो गया, कुछ भी ईएमएफ का इक्वेशन निकालना, चाहे मोटर में हो, चाहे जनरेटर में हो, चाहे ट्रांसफार्मर में हो, तो हर जगह उसकी एप्लीकेशन है। क्योंकि आप जानते हो कि क्या होता है कि अल्टरनेटिंग करंट का हर जगह उपयोग है, तो उसी के बिहाफ में आपको सारी चीज़ें पढ़नी रहती हैं। तो अगर आप उसी को बेसिक नहीं पढ़ोगे तो आप आगे क्या समझोगे। तो आपके लिए अभी तक जो टॉपिक हमने पढ़ा चुके हैं वो क्या है, वो आपका है कि जनरेशन ऑफ द सिंगल फेज एसी, जनरेशन ऑफ द सिंगल फेज एसी। उसके बाद जो है हमने आपको बताया कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिंगल फेज एसी, कि हमने सबसे पहले उससे जनरेट किया कि आप जो है किस प्रकार से सिंगल फेज एसी को जनरेट करते हो। यहाँ पे जो है आपके 3 वीडियो बने हुए हैं, अगर आप उनको नहीं पढ़े हो तो आप समझ लीजिए बहुत सारी चीज़ें स्किप किए हो। क्योंकि जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एसी है ये काफ़ी बहुत ही बड़ा जो है बहुत ही ब्रॉड है। तो आपको बहुत ही इम्पोर्टेंस है कि आप जाइए और इसको देखिए, उसके बाद जो है जो अभी बताने वाले हैं उस पर आइए। वो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एनालिसिस ऑफ द सिंगल फेज एसी, एनालिसिस ऑफ द सिंगल फेज एसी। तो हम बात करेंगे एनालिसिस ऑफ द सिंगल फेज एसी। इसका कहने का मतलब क्या है कि इसमें हम देखेंगे कि आपका इसके अंडर में जो है आते हैं RLC, कि सर आप जो है रजिस्टिव लोड के, अगर हम रजिस्टिव लोड को कनेक्ट करके सर्किट में माने, प्योरली रजिस्टिव लोड या प्योरली इंडक्टिव लोड या फिर प्योरली कैपेसिटिव लोड, तो इस कंडीशन में जो है हम किस प्रकार से आपको वोल्टेज और करंट के बीच में रिलेशन बता सकते हैं। और यहाँ पे यह 2 ही चीज़ हमें मतलब देखना है कि वोल्टेज और करंट के बीच में रिलेशन और पावर डिस्ट्रीब्यूशन को हमें देखना है। तो इतनी चीज़ें आप अपने माइंड में रखिए। और अगर स्टूडेंट्स आप ये दोनों टॉपिक नहीं किए हो तो ये मेरे ख्याल से आप इसको बिल्कुल ही ना पढ़िए। आप जाइए पहला और दूसरा और तीसरा वीडियो देखिए, उसके बाद जो है इस चौथे पे आइए। क्योंकि वो सारी चीज़ें जो है एकदम समझ लिए क्या है कि पहला स्टेप है। अगर आप उसको स्किप करोगे तो आपके लिए बाद में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो ये चीज़ें आप करिए। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है कि एनालिसिस ऑफ द सिंगल फेज एसी में हम देखेंगे कि यहाँ पे अब एक चीज़ और है कि आप स्टूडेंट जो है इसको ओरली ना देखा करिए। आप जो है एक सीट ले लीजिए, मैंने आपको सबसे पहले वीडियो में ही बताया था, एक सीट ले लीजिए और उसी में 1 बाय 1 करके ये चीज़ें लिखते चलिए। क्या है कि आप अगर जितने अच्छी तरीके से इसको लिखेंगे उतनी अच्छी तरीके से आपके माइंड में ये सारी चीज़ें होंगी। तो यहाँ पे हम बात करते हैं एनालिसिस ऑफ द सिंगल फेज एसी। तो ये टॉपिक बिल्कुल ही आसान है, एकदम ध्यान से देखिए। इधर उधर जो भी आपके गेट हो, खिड़की हो, सारी दरवाजे बंद कर लीजिए और जो बहुत ही ध्यान से देखिए, बिल्कुल इधर उधर की बातें ना। देखिए यहाँ पे हम देखेंगे एनालिसिस ऑफ द सिंगल फेज एसी, एनालिसिस ऑफ द सिंगल फेज एसी, एनालिसिस ऑफ द सिंगल फेज एसी। तो हम बात करेंगे एनालिसिस ऑफ द सिंगल फेज एसी। तो इसमें जो है हमने आपको बताया कि यहाँ पे जो है हम 3 चीज़ों की बात करेंगे। तो क्या क्या है सर, देखिए यहाँ पे वो 3 चीज़ें हैं। पहला है आपका रजिस्टिव लोड। क्या है? रजिस्टिव लोड। उसके बाद है रजिस्टिव लोड, या फिर आप कह सकते हैं प्योरली रजिस्टिव लोड, या रजिस्टिव लोड, या फिर R से आप दिखा सकते हैं, R। अब जो है आपका इंडक्टिव लोड, जिसको हम L से डिनोट करते हैं। इसके बाद है आपका कैपेसिटिव लोड, जिसको हम C से दिखाते हैं। आई होप आप समझ रहे होंगे ये क्या है, RLC, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंस है। तो एक एक करके हम देखते हैं सारी चीज़ों को। और यहाँ पे 2 ही टॉपिक को हम जो है बेस करके देखेंगे कि सर हमें देखना है कि V एंड I के बीच में क्या रिलेशन है, एक बीच में रिलेशन देखेंगे इन अबव द ये सारी कंडीशन पे, और जो है पावर डिसिपेशन थ्रू द R, L एंड C।
क्या लिखेंगे, पावर डेसिपेशन। पावर डिस्ट्रीब्यूशन हम देखेंगे इन सभी कंडीशन में किस प्रकार से आपका होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत ही कि पावर किस तरीके से आपका डिसिपेट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा लेट ना करते। देखिए ये टॉपिक जो है स्टूडेंट्स, ये टॉपिक आपके यहाँ डिप्लोमा में भी है, पॉलिटेक्निक में भी है, और ये टॉपिक जो है सबसे इनिशियल में आपका 12th में भी है। अगर आप वहाँ पे देखे होंगे तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे दिखी होंगी। वहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा आपको कम समझ में आएगा। यहाँ पे क्या है, ये चीज़ें आपको ब्रॉड में एकदम जीरो से देखने को मिलता है कि किस प्रकार से आप जनरेट कर रहे हो, कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो और किस प्रकार से इसके सारी बातें होंगी। तो आप इसको 1 बाय 1 करके देखते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे अब रजिस्टिव लोड। कहने का मतलब यह है कि एज्यूम करना है कि अगर हम जो है क्या करेंगे कि हम बात करेंगे कि एसी सर्किट कंटेनिंग द प्योरली रजिस्टिव लोड। अब जो हमारा कंडीशन है क्या है, एसी सर्किट containing the purely resistive load। एसी सर्किट कंटेनिंग द प्योरली रजिस्टिव लोड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से देखिए। अब ये जो हमने लिखा है कि एसी सर्किट कंटेनिंग द प्योरली रजिस्टिव लोड, थोड़ा सा एक सर्किट बनाते हैं। आप मानिए सर ये क्या है, हम रेजिस्टेंस लगाते हैं और यहाँ पे इसका सप्लाई देंगे, एसी का सप्लाई देंगे। अगर हम इसके वोल्टेज को मतलब इंस्टेंटेनियस वोल्ट क्या लिख सकते हैं, V = VM sin ओमेगा t। आई होप आपको ये चीज़ें दिख रहा होगा, V = VM sin ओमेगा t। किस तरीके से हम इसको नोटेशन में लाए हैं। और रेजिस्टेंस आपका R यहाँ पे है। रेजिस्टेंस क्या है आपका यहाँ पे, R ओम आप लिख सकते हो क्योंकि ओम में उसका यूनिट होता है। ये रेजिस्टेंस है जिसका यूनिट क्या है, ओम है। इतनी चीज़ें तो आपको पता ही होंगी। अब मानिए कि करंट यहाँ पे I आपका फ्लो कर रहा है, तो ये चीज़ें आप समझ के चलिए। तो ये एज्यूम करिए कि यहाँ पे जो कनेक्शन, यहाँ पे प्योरली रजिस्टिव लोड हमने क्या लगाया है, R आपका क्या है, प्योरली रजिस्टिव लोड। तो इस तरीके को आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि एज्यूम करिए, लेट अस एज्यूम दैट कि आपका जो है प्योरली रजिस्टिव लोड इज कनेक्टेड अक्रॉस द सप्लाई। यहाँ पे कि लेट अस एज्यूम दैट आप लिख सकते हो कि लेट अस कि ये मानिए, लिखते हैं कि मानिए कि जो हमने क्या किया है कि प्योरली रजिस्टिव लोड जो है सर्किट में आपका लगाया है। क्या, प्योरली रजिस्टिव लोड हमने कहाँ यूज किया है, सर्किट में हमने प्योरली रजिस्टिव लोड को यूज किया है, लोड को कनेक्ट किया है हमने क्या किया, मानिए कि प्योरली रजिस्टिव लोड को हमने यहाँ पे दिखाया है। तो स्टूडेंट्स हम इसमें एक प्रकार से लिख सकते हैं। आप देखिए, अगर ये हम देखिए इसको ध्यान से कि V = VM sin ओमेगा t, अगर हम इसको रिलेशन में लगाना है तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है। क्या, आप ओम का नियम तो पढ़े ही होंगे। अगर जिसको ओम का नियम नहीं आता है तो आप क्या कर रहे हो, आप जाइए उस पहले ओम को नियम को पढ़ के आइए, बहुत ही बेसिक है। अगर वो चीज़ें आपको नहीं आएगी तो आप जो है समझने में बहुत ही प्रॉब्लम होगी। देखिए V = IR आपका होता है, आप इतनी चीज़ें तो बेसिक जानते हैं। हमें क्या करना है कि हमें I को सेपरेट करना है। आप क्या करिए कि I = क्या लिख सकते हो, V/R लिख सकते हो नहीं। तो ये चीज़ें आपको एज्यूम करना है। सर एज्यूम करिए कि यहाँ पे I = V/R, और ये जो आपको V = VM दिया है, इसको भी आप यहाँ पे समझ चलिए कि हमें दिया है कि V = VM। इक्वेशन नंबर 1 इसको आप मान सकते हैं। इसको क्या मान सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1 आप इसको मान सकते हैं। ये क्या है, बाय द ओम्स लॉ आपका ये मिला है, बाय द ओम्स लॉ आपको ये चीज़ें मिली हैं। और अब क्या करना है आपको, ये जो V की वैल्यू है इसको आपको यहाँ पे प्रेजेंट करना है। तो आप क्या लिख सकते हो सर कि I = V क्या है, अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से आप लिख सकते हो कि फ्रॉम, एकदम लैंग्वेज में लिखा रहे हैं। इसमें जिस तरीके से हम लिख रहे हैं आपको पेपर में आएगा तो उस तरीके से लिखिएगा। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से हम लिख सकते हैं कि जो हमें V दिया है वो क्या दिया है, VM
साइन ओमेगा टी अपॉन आर। तो स्टूडेंट्स आपको दिख रहा है ये क्या है, वी एम अपॉन आर। इसको आप जानते हो, इतनी चीज़ें कहीं न कहीं पढ़े होगे क्या कि सर देखिए आप जानते हो वी एम अपॉन आर को हम क्या लिख सकते हैं, वी अपॉन आर क्या लिख सकते हैं हम, आई एम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, आई मैक्सिमम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। बस केवल यही करना है। तो इसकी जगह हमें ये पुट करना है कि सर ये जो वी एम अपॉन आर है इसकी जगह हमें आई एम को दिखाना है। तो हम क्या लिख सकते हैं, आई इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। तो ये सर देखिए इतनी इंपॉर्टेंस है। अगर आप इंटरस्टेनियस वैल्यू नहीं पढ़े होगे रिप्रेजेंटेशन में, मैग्नीट्यूड क्या नाम है कि मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन में, तो आपको बहुत ही डेंजर है ये चीज़ें समझने के लिए। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंस है। यहाँ पे आपको मैंने क्या बोला सर, पहला कंडीशन हमें ये देखना है कि v और i के बीच में रिलेशन देखना है। तो आपको दिख रहा है कि ये देखिए आपको क्या करना है, कंपेयर करना है। इसको मानिए क्वेश्चन नंबर 1 माना गया है, इसको मानिए क्वेश्चन नंबर 2। अगर ये क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, तो क्या करिए कि कंपेयर करिए इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 को। और कंडीशन क्या देखना है आपको कि यहाँ पे जो आपको साइन ओमेगा टी दिख रहा है, यहाँ पर भी वो भी साइन ओमेगा टी मतलब सेम रहना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे कोई भी आपको फेज डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा है। तो आप इस तरीके से लिख सकते हो कि फेज डिफरेंस यहाँ पे क्या होगा आपका 0.5 इक्वल टू 0 आप लिख सकते हो। और यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हो स्टूडेंट्स कि यहाँ पे लिख सकते हो कि इसके अंडर में कोई भी आपका क्या नाम है कि जब हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर द इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 मतलब इक्वेशन नंबर पहला और इक्वेशन नंबर दूसरा को, तो वोल्टेज एंड करंट इन सेम फेज हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि कंपेयर करेंगे, अगर हम कंपेयरिंग द, यहाँ पे देखते हैं कि अगर हम जो है कंपेयरिंग करेंगे इक्वेशन नंबर 1 को एंड इक्वेशन नंबर 2 को, तो हम क्या पाएंगे कि आपका जो करंट है कि जो वोल्टेज एंड करंट इन सेम फेज। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका जो प्योरली रेजिस्टिव लोड है तो यहाँ पे वोल्टेज और करंट जो है वो सेम फेज में होने वाला है। क्या होने वाला है, वोल्टेज और करंट जो है सेम फेज में होने वाला है। तो इसको आप दिखा सकते हो, अगर हम फेजर डायग्राम में इसको दिखा तो यहाँ पे लिख सकते हो कि सर अगर मान लीजिए ये क्या है, यहाँ पे क्या है कि आप मानिए कि आपका जो है एक तरीके से लिख सकते हैं कि आपका ये मानिए कि वीएम है तो इसमें आपका आई एम, मतलब कहने का मतलब देखिए सेम फेज में आपका ये देखने को है, कोई भी फेज डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ आप समझिए। तो 5 इक्वल टू 0 आप इस कंडीशन से जो है समझ सकते हैं। तो ये क्या है, ये बिल्कुल सिंपल है, इसमें आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये क्या है कि 1 बाय 1 स्टेप कुछ नहीं करना है आपको। सबसे पहले आपको ये एज्यूम करना है, और जो कि हमने आपको ये सारी बेसिक ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो हमने आपको पहले ना बताया हो, सारी चीज़ें बताई गई हैं। आपको केवल क्या करना है, उसको इकट्ठा करना है बस, और कोई काम नहीं है, आपको केवल इकट्ठा करना है। तो आप इकट्ठा करिए। और चलिए यहाँ पे इसके बाद देखते हैं पावर डिसिपेशन थ्रू द प्योरली रेजिस्टिव लोड किस तरीके से हमारा होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसको समझने के लिए आपको एक फार्मूला याद रहना चाहिए, P इक्वल टू VI सर होता है सर, आप इतनी चीज़ें ध्यान दीजिएगा। क्या होता है, P इक्वल टू VI आपका होता है। तो अगर आपको ये चीज़ें पता होंगी तो मेरे ख्याल से आप बहुत ही सही हैं। चलिए अब देखते हैं P इक्वल टू VI को हम लगाते हैं। तो इसको स्टूडेंट्स रेस करते हैं। अब हम बात करेंगे कि पावर डिसिपेशन थ्रू द प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, प्योरली रेजिस्टिव लोड। तो चलिए इस तरीके से देखते हैं। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, ये जो हमने लिखा है कि इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2, ये आप ध्यान रखिएगा कि ये दोनों इक्वेशन हमें एज्यूम करना है, उसी को लिखना है कि V और I की जगह, क्योंकि P इक्वल टू VI होता है तो हमें वही क्या करना है, उसको वहाँ पे नोट करना है। तो चलिए अब हम रेस करते हैं और आपको बताते हैं सर किस हिसाब से हम इसके आगे करेंगे। तो चलिए इसको हटाते हैं। तो आप इतनी चीज़ें नोट कर लीजिए, 1 बाय 1 करके नोट करिएगा। और जो है एकदम आपको ये चीज़ें याद रहनी चाहिए, क्योंकि देखिए क्या होता है, आप सीधा रट लेते हो कि सर क्या है, रेजिस्टिव लोड है तो हमारा वहाँ पे कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होने वाला है, और इतनी चीज़ें आप रट लेते हो। क्या है कि डेरिवेशन के थ्रू अगर यहाँ पे आपको बताया जा रहा है तो आप उसको जो है बहुत ध्यान से देखिए। अब इंडक्टिव में क्या है कि आपको वहाँ पे भी बताए जाएंगे, तो वो भी आप बिल्कुल ध्यान से देखिए। और जो है आपका कैपेसिटिव में भी बताया जाएगा, तो वो भी आप ध्यान से देखिए। चलिए यहाँ देखते हैं पावर डिसिपेशन। क्या देखेंगे कि पावर डिसिपेटेड थ्रू द
थ्रू मतलब किसके अंडर में, थ्रू द रजिस्टिव लोड, थ्रू द रजिस्टिव लोड। तो इस कंडीशन से आप जानते हो, आप क्या जानते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आप ध्यान दिए, इधर उधर ना देखा करिए। और जो है अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये चीज़ें बोलने की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन क्या होता है कि P इक्वल टू वी आई, आप जानते हो स्टूडेंट्स P इक्वल टू वी आई होता है। ये जो हम आपको पढ़ा देंगे यहाँ पे डिप्लोमा के जितने भी, आप समझिए कि एकदम इसकी सारे सिलेबस को एकदम फैला के रख देंगे। बस केवल आपको ये करना है कि आपको जो है इसको शेयर करना है और साथ में इसको वॉच करना है। जो भी गलतियाँ होती है स्टूडेंट्स, आप क्या करेंगे उसको कमेंट करिए, हम उसको नेक्स्ट में जो है सुधार करेंगे। क्या होता है कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, हर एक आदमी से कुछ न कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, आप ध्यान दीजिएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं कि हमें लिखना है कि V इक्वल टू, आप अभी हमने जो इक्वेशन नंबर पहले में आपको कराया था, V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, वोल्टेज के रिस्पेक्ट में हमने वहाँ जब निकाला था इसको, और करंट में क्या था I इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। तो ये इक्वेशन नंबर पहला था और ये इक्वेशन नंबर दूसरा था। तो चलिए अगर हम इसमें रखते हैं तो हमें क्या मिलेगा, देखिए हमें मिलेगा कि सर वी एम साइन ओमेगा टी और क्या लिखे आई एम साइन ओमेगा टी। तो आई होप आपको ये चीज़ें जो है दिख रही होंगी। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, यहाँ से आप लिख सकते हो कि वी एम और आई एम को अगर आप एक तरफ लोगे, वी एम और आई एम को अगर आप एक तरफ लोगे, क्या बोल रहे हो सर, समझ नहीं आ रहा। देखिए क्या है कि वी एम और आई एम को अगर आप एक तरफ लोगे, कहने का मतलब यह है कि वी एम और आई एम, देखिए साइन ओमेगा टी तो करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो स्टूडेंट्स अगर आप साइन स्क्वायर ओमेगा टी के फार्मूला जानते होंगे तो बहुत अच्छी है, नहीं जानते होंगे तो क्या कर रहे हो सर, आप जाइए इसके फार्मूले को देखिए। अगर थोड़ा सा भी अपने मैथ लगा होगा फर्स्ट ईयर में या सेकेंड ईयर में, तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान से आपको तुरंत आपके माइंड में आएगी कि इसका क्या हमें रखना है। हमको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर क्या करना है, वन माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपान 2, ये आपका फार्मूला जो है आप डेरिवेट करोगे तो आपको मिलेगा 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपान 2। तो इतनी चीज़ें जो है स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखनी। अब आपको क्या करना है कि जो वी एम अपॉन आई एम है इसको मल्टीप्लाई करिए पहले 1 में, फिर उसको करिए। इतनी इक्वेशन तो आप लगाना सॉल्व करने जानते होंगे कि हमें क्या करना है, इस अगर ब्रैकेट के बाहर में है तो पहले इसके साथ करना है, फिर पहले इसके साथ जो है मल्टीप्लाई में लाना है। तो हमें क्या मिलेगा सर अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे चलिए लिखते हैं आपको, देखिए थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन होने ना पाए। देखिए क्या लिखेंगे, P इक्वल टू वी एम आई एम, क्योंकि ये पहले 1 में हो गया। अब क्या होगा कि माइनस क्या लिखोगे, और ये जो आपको 1 अपान 2 दिख रहा है इसको आप अलग अलग कर सकते हो, क्या लिख सकते हो अपान 2, और उस तरफ क्या लिखो कि वी एम आई एम कॉस 2 ओमेगा टी अपान 2। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चीज़ जो है समझ में आएगी किस तरीके से हमने यहाँ तक आपको फैलाया है। अब देखिए ये जो कंडीशन आपको दिख रही है दैट इज़ द फ्लक्चुएटिंग कंडीशन, तो इसको हमें नेगलेक्ट करना होता है। अगर आप इसको जो है सॉल्व करोगे, इंटीग्रेट करोगे 0 से पाई लेकर के, तो आप वहाँ पे यही वाला आप पाने वाले हो। इससे पहले हमने एक बार कराया था, क्या नाम है, जब हमने रिप्रेजेंटेशन आपको पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे सेम एग्जैक्ट यही आपका इक्वेशन था। तो आप इसको क्या करते हैं, बुक में क्या होता है डायरेक्ट लिखा जाता है कि इसको नेगलेक्टिंग द फ्लक्चुएटिंग पार्ट, तो दैट इज द योर फ्लक्चुएटिंग पार्ट, इसको आप नेगलेक्ट करिए। और इसके आगे जो है हम देखते हैं, देखिए इसको क्या करेंगे, लिखना है कि नेगलेक्टिंग द फ्लक्चुएटिंग पार्ट, इसको आप क्या करेंगे 0 को इक्वल जो है मान के चलिए। अब स्टूडेंट जब ये 0 को इक्वल करते हैं यहाँ पे आप लिख सकते हो, लिख लीजिएगा नेगलेक्टिंग द फ्लक्चुएटिंग पार्ट, इसको आप लिखिएगा कि नेगलेक्टिंग द फ्लक्चुएटिंग पार्ट, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है तो आप इसको जो है लिखिएगा। तो इसको रेस करते हैं, इसके ऊपर जो है हम लिख देंगे कि नेगलेक्टिंग द फ्लक्चुएटिंग पार्ट, ये वाला कंडीशन हम हटाते हैं, आप इसको नोट कर लिए होंगे। देखिए अब हम यहाँ पे लिखेंगे नेगलेक्टिंग द फ्लक्चुएटिंग पार्ट, क्या लिखेंगे, नेगलेक्टिंग द फ्लक्चुएटिंग पार्ट, जो कि आपका ये है, और इसको हम नेगलेक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वी एम आई एम अपान 2। आप स्टूडेंट जानते हो कि अगर हम √2 इंटू √2 करते हैं तो मेरे ख्याल से आपको 2 मिलने वाला है। तो अगर आप इस कंडीशन का अगर आप करेंगे तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे, P इक्वल टू वी एम √2 डॉट आई एम √2, क्या लिख सकते हो, P इक्वल टू वी एम √2 और आई एम √2। तो आप जानते हो स्टूडेंट्स कि
आप क्या जानते हो कि आप जानते हो जब हमने आपको RMS पढ़ाया था तो हमने आपको क्या बताया था कि सर अगर VRMS क्या होता है Vm/√2 और IRMS क्या होता है कि Im/√2। तो बस यही करना है आपको। देखिए यहाँ पे Vm/√2 दिख रहा है, इसको आपको क्या लिखना है Im, और इसका क्या लिखना है आपको VRMS, और जो Im/√2 दिख रहा है इसको क्या लिखेंगे IRMS। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो P VRMS और IRMS और VRMS आपको इक्वल टू नहीं बोलिए, मुंह से निकल गया। तो आप इस तरीके से इसको जो है लेके देख सकते हो। तो इस तरीके से जो है आप पावर डिस्ट्रीब्यूशन को यहाँ पे हमने देखा। तो ये क्या है, ये क्या है, दैट इज़ द कंडीशन ऑफ द प्योरली रजिस्टिव लोड। तो अगर आपको इतनी चीज़ समझ में आई है तो आप जो है बहुत ही सही तरीके से आप इसको पढ़ रहे हो। अब इसके बाद हम देखते हैं कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू द इंडक्टिव लोड। इंडक्टिव लोड मतलब एसी सर्किट में, एसी सर्किट कंटेनिंग द इंडक्टिव लोड, प्योरली इंडक्टिव लोड। तो उस तरीके से हम देखेंगे कि कहाँ किस तरीके से हम आपको बताएंगे। तो इसको आप नोट कर लीजिए, इसको हम हटाते हैं। आई होप फ्रेंड्स आप लोग जो है ये सारी अच्छे तरीके से देख रहे होंगे। अगर आप सेकेंड ईयर में हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस जो है इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप भी हमारा एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का वीडियो अगर आप नहीं देखे हो, देखिए एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स जो है बहुत ही शानदार है। अगर आप उनको नहीं देखे हो तो बहुत ही बड़ी गलती करें। आप जाइए उसको देखिए, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा और बेहतरीन तरीके से आपको बताया गया है, एकदम डायोड से लेकर मॉसफेट तक सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो आप जाइएगा उसको देखिएगा, एक एक जो हमने वहाँ पे वर्किंग प्रिंसिपल बता दिया गया वो आपको कहीं डिप्लोमा के क्षेत्र में देखने को नहीं मिलेगा। तो आप जाइएगा उसको देखिएगा, उसके बाद जो है ये तो आपको पढ़ना ही है। अब इसके बाद देखते हैं हम कि एसी सर्किट कंटेनिंग द प्योरली रजिस्टिव लोड। एसी सर्किट कंटेनिंग द प्योरली रजिस्टिव लोड, एसी सर्किट कंटेनिंग द प्योरली रजिस्टिव लोड। तो अगर हम इसको देखें तो आप लिख सकते हो क्या कि एसी सर्किट कंटेनिंग द, एसी सर्किट कंटेनिंग द प्योरली इंडक्टिव लोड। सॉरी मैंने अगर रजिस्टिव लोड बोला है तो आप ध्यान दीजिएगा, ये क्या है इंडक्टिव लोड कंडीशन हमको देखना है। तो इसको आप पहले यहाँ पे एक इंडक्टर को एज्यूम करिए कि हमने इस सर्किट में एक हमने L लगाया है, इसका हेनरी में आपका होता है मेरे ख्याल से। तो ये L है स्टूडेंट्स, आप इसको समझ के चलिए। तो यहाँ पे आप इसको देखिए, इसको हम क्या करेंगे, किससे कनेक्ट करेंगे, एसी सप्लाई से, जिसका अगर वोल्टेज को देखें तो V = Vm sin ओमेगा t हम यहाँ इस कंडीशन से हम लिख सकते हैं। तो अगर इतनी चीज़ें आपको पकड़ में आ रही हैं तो आप जो है बहुत सही कर रहे हो। तो लेट अस एज्यूम दैट कि आपका जो प्योरली इंडक्टिव लोड जो है वो कनेक्ट किया गया है इस सर्किट में, ये आपको एज्यूम करना है। आप लिख सकते हो कि लेट अस एज्यूम दैट, अगर हिंदी वाले हो तो आपके लिए बता दूं कि ये मानिए कि इसमें जो है इस सर्किट में, इस परिपथ में हमें क्या करना है कि कनेक्ट करना है या जोड़ना है किसको, प्योरली इंडक्टिव लोड को। तो लेट अस एज्यूम दैट प्योरली इंडक्टिव लोड, इंडक्टिव लोड कनेक्टेड टू द सर्किट, इससे कनेक्ट किया गया है, इस सर्किट से किया गया। तो एज्यूम करिए कि एज्यूम दैट प्योरली इंडक्टिव लोड कनेक्टेड टू द सर्किट। तो अगर ये कनेक्ट किया गया है स्टूडेंट, तो यहाँ पे आप एक चीज़ समझ सकते हो कि आपको क्या करना है कि ये तो आप देखो कि V = Vm, ये आपको sin ओमेगा t दिखना ही है। आप जानते हो कि ये जो आपको कॉइल दिख रहा है, मतलब ये क्या है, इंडक्टर जो आपको दिखा है, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे जो EMF इंड्यूस्ड इन द कॉइल इज गिवन, आपको दिया है, क्या दिया है, EMF इंड्यूस्ड इन द कॉइल। आप लिख सकते हो कि EMF इंड्यूस्ड इन द कॉइल, आप क्या लिख सकते हो, EMF इंड्यूस्ड इन द कॉइल। तो आप उस तरीके, उस फार्मूले से लिख सकते हो E = -N d∅/dt। बट स्टूडेंट्स आप जानते हो कि सर इसकी रिक्वायरमेंट हमें यहाँ पे नहीं होने वाली है, क्योंकि सर ये क्या है, दैट इज़ द मैग्नेटिक क्वांटिटी। आप जानते हो कि सर ये देखो जो आपको दिख रहा है क्या,
डी फाई क्या है आपका फ्लक्स है। अब आपको इलेक्ट्रिक सर्किट में फ्लक्स तो देखें वहाँ पे करंट दिखता है, मैग्नेटिक में आपको फ्लक्स हो जाता है, तो ये चीज़ें आप समझ चलिए। तो हमें यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिक सर्किट के बेस पे हमें यहाँ पे देखना है। तो सर इसको हमें क्या करना है, सर इसको हम चेंज कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम चेंज करते हैं। यहाँ पे अगर हम ई की जगह डिनोट करना चाहें तो ई की जगह हम क्या लिख सकते हैं, -v। और इसमें जो एन दिख रहा है आपको, इसको हम दिखाएंगे एल से। और जो आपको डी फाई बाई डी टी दिख रही है, डी फाई बाई डी टी, इसको हम दिखाएंगे किससे, इसको हम दिखाएंगे डी आई बाई डी टी, क्योंकि फ्लक्स आपका करंट के इक्वल होने वाला है। तो अगर आपको इतनी चीज़ समझ में आई है तो आप जो है बहुत सही आप पढ़े। देखिए अगर अब इसको हम लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं कि हम क्या लिख सकते हैं कि v इक्वल टू क्या लिखेंगे, -v इक्वल टू -L डी फाई बाई डी टी। आई होप समझ रहे। तो ये माइनस से माइनस आपका चला जाएगा, तो क्या v इक्वल टू L डी फाई बाई डी टी आपको देखने को मिलेगा। क्या v इक्वल टू L डी फाई बाई डी टी, इस क्वेश्चन नंबर पहला। अरे डी आई बाई डी टी, डी फाई बाई डी टी नहीं, अभी हमने इसको चेंज किया है, तो डी आई बाई डी टी होगा। तो क्या लिखेंगे, v इक्वल टू L डी आई बाई डी टी। आपको ये क्लियरली जो है स्टूडेंट्स दिख रहा होगा। तो ये मैं मानता हूँ कि आपको जो है ये सही तरीके से दिख रहा होगा। थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ। देखिए ये जो है आपको बहुत सही तरीके से दिख रहा है। तो आप इसको समझ के चलिए कि v इक्वल टू, ये आपको इक्वेशन नंबर पहला इसको मानना है। क्या है आपको इक्वेशन नंबर पहला, आप इसको मान के चलिए। पहला लिख दिए तो इसका इतना समझिएगा कि इक्वेशन नंबर पहला आपको इसको मानना है। अब देखते हैं हम इसको क्या करेंगे सर, कि देखिए अब हमें कंडीशन जो मिला है, मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट टू इलेक्ट्रिक सर्किट को हम ज्वाइन करते हैं। देखिए जो v है आपका, इस v को सर हम लिख सकते हैं Vm इक्वल टू साइन ओमेगा टी, लिख सकते हैं नहीं। तो चलिए इसको लिखते हैं। देखिए अब थोड़ा सा इधर गैप करते हैं, आप इस चीज़ को कनेक्ट करिएगा। देखिए हम क्या लिख सकते हैं कि जो ये v है, यहाँ पे v दिख रहा है आपको, v इक्वल टू L डी आई बाई डी टी, तो इस v के इक्वल में लिख सकते हैं Vm साइन ओमेगा टी। तो चलिए हम लिखते हैं कि यहाँ पे जो हमने लिखा है कि v इक्वल टू L डी आई बाई डी टी, जो आपको दिख रहा है, इस v को जगह, इस v की जगह हम क्या लिख सकते हैं, इस v की जगह हम लिख सकते हैं कि v इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी। तो बस यही लिखना है आपको। क्या लिखना है, Vm साइन ओमेगा टी और Vm साइन ओमेगा टी इक्वल टू L डी आई बाई डी टी। आई होप आपको ये दिख रहा है, Vm साइन ओमेगा टी इक्वल टू L डी आई बाई डी टी। तो ये चीज़ें जो है स्टूडेंट्स आपको क्लियरली दिख रही होंगी। तो आप इतना जो है एज्यूम कर चलिए। अब हम इंटीग्रेशन इन दोनों के बीच में लेते हैं, तो हमें देखिए क्या मिलता है। तो चलिए इनके बीच में जो है हम इंटीग्रेशन लेके देखते हैं कि हमको क्या मिलेगा। तो यहाँ पे चलिए इसके बीच में हम इंटीग्रेशन लेंगे, तो देखिए हमें मिलने वाला यह है कि सबसे पहले आप इस L को इधर भेजिए, तो ये आपको क्या मिलेगा कि Vm, सिंपल कर लेते हैं थोड़ा सा, साइन ओमेगा टी अपॉन L, और इधर क्या होगा डी आई बाई डी टी। तो इसको अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेट करेंगे किसके थ्रू, dt के थ्रू, dt के थ्रू आप मानिए कि हम इसको इंटीग्रेट करें। तो चलिए अब हम इसको करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये जो दिख रहा है आपको, ये क्या होगा, आपको i देखने को मिलने वाला है, क्योंकि ये dt के थ्रू है, तो आपको कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा नहीं देखने को मिलेगा। अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये आपको क्या है, रूट में Vm अपॉन L जो दिख रहा है, और क्या नाम है कि साइन ओमेगा टी। तो जो Vm अपॉन L है इसको हम बाहर ले लेंगे, तो ये क्या होगा, I इक्वल टू Vm अपॉन L, और Vm अपॉन L के बाद स्टूडेंट जो है यहाँ पे आपको इंटीग्रेट करना हो किसको, साइन ओमेगा टी को थ्रू द dt। आई होप आप ये चीज़ें समझ रहे होंगे। तो इसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो आपको दिख रहा है कि वो जो इंटीग्रेट जिसके थ्रू हो रहा है वो क्या है, आपका चेंज है। तो इसको अगर हम करें स्टूडेंट्स तो हम किस तरीके से कर सकते हैं, यहाँ पे होगा माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। ओमेगा इसलिए आ रहा है क्योंकि वो dt से आपका डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन आपका किया गया है। तो चलिए इसको हम लिखते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि I इक्वल टू Vm, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, अगर आप थोड़ा सा भी इधर उधर करोगे तो समझ नहीं पाओगे। तो क्या होगा, माइनस कॉस ओमेगा टी, ओमेगा माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन
ओमेगा। तो ये जो ओमेगा है इसको हम बाहर ले लेते हैं, मतलब इस एल के साथ। तो आप क्या लिख सकते हो, आई इक्वल टू वी एम ओमेगा एल और जो आपको कॉस ओमेगा टी, यहाँ पे माइनस में है तो ये चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा। ये आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड, आप इसको एज्यूम करके चलिए। तो ये स्टूडेंट जो हमें मिला है बहुत ही इंपॉर्टेंट मिला है। तो अब इसके बाद हम यहाँ पे इसके आगे का प्रोसेस देखते हैं। अब हम देखेंगे कि हमें क्या करना है। अगर हमें कंपेयर करना है इसके थ्रू, यहाँ पे देखिए यहाँ साइन क्वांटिटी, यहाँ कॉस्ट की क्वांटिटी देख रहे, तो इसको हमें चेंज करना है। तो अगर हम चेंज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा कि आई इक्वल टू क्या मिलेगा, आई इक्वल टू वी एम अपान ओमेगा एल, और जो आपको दिख रहा है कॉस ओमेगा टी, इसको हम लिख सकते हैं कि साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। 90 डिग्री लैग दिखाने वाले हैं, और 90 डिग्री आपका है प्योरली इंडक्टिव में आपका जो है करंट जो है आपका लैग भी होने वाला है। तो इतनी चीज़ें स्टूडेंट जो है आप समझ के चलिए। अब क्या करना है, जो सर ये वी एम अपान ओमेगा एल दिख रहा है, हमें सर इसको कुछ करना है। इसको आप कुछ करिए सर, इसको हटाइए और यहाँ पे कुछ आप जो है कुछ बेहतरीन, तो इसको हम कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विथ द ओमिक लॉ। तो अगर हम इसको कंपेयर करें तो हम क्या लिख सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं कि एक्सेल जो क्या नाम है कि रिएक्टिव इंडक्टेंस कि मैं जो हम दिखा सकते हैं, मतलब एक्सेल इक्वल टू ओमेगा एल। स्टूडेंट्स अगर हम इसको दिखाना चाहें तो यहाँ आप दिखा सकते हैं, मतलब जो आपका ओमेगा एल है, तो इसको अगर हम दिखाना चाहें तो आप दिखा सकते हो किससे, एक्सएल से। अगर हम एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल, तो इसकी जगह हम एक्सएल को पुट कर सकते हैं, किसको सॉरी हाँ एक्सएल को हम इसको दिखा सकते हैं। तो क्या लिखेंगे आप, आई इक्वल टू वी एम ऑन एक्सएल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। तो ये चीज़ें आपको जो है दिख रही होंगी किस तरीके से हम इसको दिखा रहे हैं। तो सर ये एक चीज़ देखिए यहाँ पे v अपॉन एक्सएल, तो आपको नहीं लग रहा है कि देखिए v इक्वल अपॉन आर क्या होता था, आई होता था। थोड़ा सा आपको दिख नहीं रहा है कि ओम का नियम यहाँ पे थोड़ा सा लग रहा है कि v इक्वल टू आर, आप आई के रिस्पेक्ट में लिख सकते हो। तो ये वी एम है तो आप क्या यहाँ पे आई एम लिख सकते हो, नहीं लिख सकते इसके रिस्पेक्ट में, क्या वी एम अपॉन जो आपको एक्सएल दिख रहा है, ये कहीं ना कहीं जो है इस किसके रिस्पेक्ट में, आपका रजिस्टिव, मतलब इसका भी जो है क्या है कि यूनिट है वो आपका ओम आपका यहाँ पे होगा। तो इसको अगर हम देखें तो रजिस्टिव की प्रॉपर्टी इसकी भी होती है। तो यहाँ पे देखिए हम क्या लिख सकते हैं कि आई एम लिख सकते हैं इसकी जगह, वी एम अपॉन एक्सएल इक्वल टू आई एम लिख सकते हैं। तो क्या देरी नहीं करते हैं, इसको लिखते हैं, क्या लिख सकते हैं हम इसको, आई इक्वल टू वी एम अपान एक्सएल, सॉरी वी एम अपान एक्सएल की जगह हम क्या लिख रहे थे, आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। तो ये चीज़ें जो आपको दिख रही है कि ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, इसको इक्वेशन नंबर तीसरा। तो आपको दूसरा इक्वेशन नंबर दूसरा इसको हम लेते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देखिए जो हमें पहला इक्वेशन मिला था क्या, v इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, यहाँ पर जो आपको हमें क्या देखना है, करंट और वोल्टेज के बीच में हमें रिलेशन देखना है। देखिए जो आपको दिख रहा है v इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, ये क्या है, आपको करंट दिख रहा है कि सर ये 90 डिग्री क्या कर रहा है, आपका लैग कर रहा है वोल्टेज से। तो आप क्या लिख सकते हो, करंट लैग्स फ्रॉम v बाई 90 डिग्री। प्योरली इंडक्टिव लोड में हमें ये कंडीशन मिला। तो इतनी डेरिवेशन आई होप आपको क्लियरली दिख रही होगी। तो इसको हम अब रेश करते हैं, पहले ये कंडीशन लिख लेते हैं हमें जो मिला है। प्योरली इंडक्टिव लोड के कंडीशन में जो करंट है आपका वो लैग करेगा, लैग फ्रॉम v बाई 90 डिग्री। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आपका ये होता है। तो अब इसको हम रेश करते हैं और इसके आगे चलिए देखते हैं कि क्या आपका होने वाला है। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, अभी आपको आगे मिलेगा। तो यहाँ पे जो है हम रेश करते हैं कि आप समझ के चलिए कि यहाँ पर अगर प्योरली इंडक्टिव लोड का कंडीशन जो आपको यहाँ दिखा है, इसमें क्या है, जो आपका करंट है आई है वो लैग कर रहा है, किससे, 90 डिग्री फ्रॉम v से, वोल्टेज से करंट जो है लैग कर रहा है। आई होप आप ये चीज़ें समझ रहे होंगे। कहने का मतलब इतना है कि अगर मान लीजिए ये क्या है आपका v है, तो जो आपका करंट है वो क्या करेगा, 90 डिग्री आपका लैग करने वाला है। आप ये चीज़ें समझ चलिएगा। तो यहाँ पे आप जो है इस तरीके से समझ सकते हैं
कि दैट इज़ द कंडीशन विथ द प्योरली इंडक्टिव लोड में जो आपका करंट है वो लैग करेगा 90 डिग्री वोल्टेज से। तो आपको बिल्कुल अब इसको रट जाना है, क्योंकि ये क्या है एमसीक्यू में कभी कभी आ जाता है। तो आप स्टूडेंट्स इस चीज़ को समझिए, 90 डिग्री हमेशा आगे रहेगा, अरे क्या नाम है 90 डिग्री करंट आपका हमेशा पीछे रहेगा। तो ये आप इसको नोट कर लीजिए, ये था आपका डेरिवेशन के थ्रू हम किस प्रकार से दिखा सकते हैं कि ये कंडीशन जो आपको दिख रहा है। और ये शो किस लिए हो रहा है कि यहाँ दिख रहा है कि सर ओमेगा टी के साथ -π/2 मतलब जो है 100 पाई मतलब 180 डिग्री अपॉन 2 जो कि 90 आपका होता है। तो इतनी चीज़ आप समझ लेंगे। तो अब इसको हटाते हैं। अब इसके आगे जो है हम देखते हैं पावर डिसिपेशन हम किस तरीके से लिख सकते हैं। पावर डिसिपेशन को समझने के लिए बस हमें ये आई का वी का वैल्यू और ये आई के वैल्यू को हमें याद रखना है। तो चलिए अब इसको हटाते हैं। तो आई होप आप ये चीज़ें जो है नोट कर लिए होंगे। तो पावर डिसिपेशन थ्रू द इंडक्टिव लोड देखेंगे, पावर डिसिपेशन थ्रू द इंडक्टिव लोड। तो बिल्कुल आपका बोरिंग टॉपिक नहीं है, आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप रिलेट भी करेंगे क्योंकि क्लास 12 में आप बिल्कुल सारी चीज़ें पढ़ गए। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आप मैं पढ़ा रहा हूँ, अब ध्यान से देखिए। क्या है कि पावर डिसिपेशन और डिसिपेटेड लिखते हैं, डिसिपेशन पावर डिसिपेटेड थ्रू द प्योरली इंडक्टिव लोड पावर डिसिपेशन थ्रू द प्योरली इंडक्टिव लोड। तो इसको अगर हम दिखाना चाहें तो हम किस तरीके से दिखा सकते हैं, बिल्कुल आप बहुत ही ध्यान तरीके से देखिए। यहाँ पे इक्वेशन क्या था, V = Vm sin ओमेगा t, V = Vm sin ओमेगा t। कि हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि P = Vi। तो यहाँ पे हमने आपको बताया कि V = हमने क्या लिखा कि Vm sin ओमेगा t। हम I की जगह क्या लिख सकते हैं, I = Im और I = Im। और जो कंडीशन हमने वहाँ क्या लिया था, ओमेगा के पास जो है -π/2 आपका आया था। तो क्या आया था वहाँ पे, आपको मिलना कुछ नहीं है, सिंपल सा है। आप साइन लिखिए पहले, जो कंडीशन अभी हमने सॉल्व कराया था, और ओमेगा टी -π/2 क्योंकि 90 डिग्री आपका लैगिंग था। तो दैट इज़ द, ये दोनों वैल्यू को आप यहाँ पे रखिए। तो आपको क्या मिलेगा, P = Vm sin ओमेगा t, और जो है क्या लिख सकते हो करंट के लिए, Im sin ओमेगा t -π/2। ये चीज़ें आप समझ लिए। अब इसके आगे अगर हम सॉल्व करें तो आपको क्या मिलेगा, P = -Vm Im जो आपको दिख रहा है sin ओमेगा t। इसको आप अगर आप फर्दर उस वाले कंडीशन में लाएं तो क्या हो जाएगा, cos ओमेगा t। आई होप आप स्टूडेंट्स जो है इस तरीके से समझ रहे होंगे। जो साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी आपको अगर देखें तो एक फार्मूला होता है क्या, और एज्यूम करके चलिए। आप इतनी चीज़ें अगर ध्यान दिए होंगे तो यहाँ पे एक चीज़ एज्यूम करिए कि हमको क्या करना है कि मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई यहाँ पे लिखते हैं कि मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है। यानी मतलब यहाँ पे बटा 2 करना है और यहाँ पे जो है 2 करना है। अगर सर हम ये करते हैं तो क्या यहाँ कोई चेंज होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि अगर ये 2 से 2 काटेंगे तो वही इक्वेशन आपको दोबारा मिलने वाला है। तो ये चीज़ें आप जो है, मैं हट जाता हूँ थोड़ा सा, देख लीजिए। तो यहाँ पे आपको इतनी चीज़ें समझ चलनी है। अगर इस फार्मूले को देखिए कि 2 sin ओमेगा टी और cos ओमेगा टी, ये क्या होता है, तो आपके जानकारी लिए मैं बता दूँ क्या होगा, आपका sin 2 ओमेगा टी आपका होने वाला है। क्या, sin 2 ओमेगा टी आपका जो है स्टूडेंट्स ये आपका होने वाला है। क्या, sin ओमेगा। इसको आप क्या लिख सकते हो, आप इस फार्मूले को जानते होंगे, sin 2 ओमेगा टी हम लिख सकते हैं किसके इक्वल है, 2 sin ओमेगा टी cos ओमेगा टी। तो ये चीज़ें आप यहाँ पे पुट करिए तो आपको क्या मिलेगा, P = Vm Im/2 sin 2 ओमेगा टी। तो ये जो दिख रहा है आपको sin 2 ओमेगा टी, ये क्या है आपका, निगलेक्ट द फ्लक्चुएटिंग पार्ट। तो निगलेक्ट करेंगे स्टूडेंट्स, अगर ये आप इसको ज़ीरो मानेंगे तो ये क्या होगा, अब ये क्या है डॉट में है, मतलब ये क्या होगा, ये पूरी कंडीशन 0 होगा। तो P = आपको 0 यहाँ पे मिलने वाला है। तो यहाँ पे पावर डिस्ट्रीब्यूशन जो मिला है आपको 0 यहाँ पे मिलने वाला है। तो दैट इज़ द कंडीशन जो कि यहाँ पे आपको मिला। तो ये स्टूडेंट जो है था आपका इंडक्टिव लोड का कुछ कॉन्सेप्ट। कहने का मतलब आपके माइंड में इतना रहना चाहिए कि सर क्या है इंडक्टिव लोड। अगर प्योरली इंडक्टिव लोड की बात हम करें तो करंट जो है आपका लैग करेगा 90 डिग्री
फ्रॉम द वोल्टेज। तो आपको ये चीज़ ध्यान देना है। और पावर डिसिपेशन जिस तरीके से हम करा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंस है, आपके माइंड में रहना चाहिए ये सारी चीज़ें। तो बिल्कुल सिंपल है। आप चलिए अब इसके बाद हम देखते हैं कैपेसिटिव, जो कि आपका लास्ट टॉपिक है। मैं इसको एक साथ इसलिए करा दे रहा हूँ क्योंकि क्या है कि देखिए ये सब चीज़ें क्या है आपके लिए बहुत ही इस्तेमाल रहनी चाहिए, क्योंकि आप जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, क्या है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, इसलिए आपको बहुत ज़रूरी है कि ये चीज़ें आपके माइंड में एकदम क्या होनी चाहिए, पेस्ट होनी चाहिए। मतलब एकदम जो है जिस तरीके से आपके आँख कान और सारी चीज़ें हैं इस तरीके से ये भी आपके माइंड में एकदम रहना चाहिए। तो इसको आप जो है इसके साथ दोस्ती करिए। अब चलिए हम देखते हैं कैपेसिटिव लोड कि एसी सर्किट, आप जो है एसी सर्किट कंटेनिंग द प्योरली कैपेसिटिव लोड। तो उसका डिसम चलिए देखते हैं कि आपका क्या होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको रेस करते हैं। अब इसके बाद देखते हैं कि इसको आप नोट कर लीजिएगा जो चीज़ हम यहाँ पे लिखा है। आई होप स्टूडेंट्स आप सारी चीज़ें पढ़ रहे होंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें यहाँ पे 2 प्लेलिस्ट आपके लिए बहुत ही शानदार होने वाला है। एक अगर आप जो है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स को जाके देखिए, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, और हमने BEE का ये तो हमारा क्या है कि हम आपको जो है एक अपनी तरीके से प्लेलिस्ट बना रहे हैं। तो ये दोनों टॉपिक हमने यहाँ पे कराए हैं। तो अगर आप नहीं देखे हो तो आप जाइए इस प्लेलिस्ट देखिए। इसके आगे के भी सेमेस्टर के आपके सारी सब्जेक्ट यहाँ पे मिलने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब इसके बाद हम देखते हैं जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो हमें क्या देखने को मिलने वाला है। अब लास्ट में हम देखेंगे एसी सर्किट कंटेनिंग द प्योरली कैपेसिटिव लोड। एसी सर्किट कंटेनिंग द प्योरली कैपेसिटिव लोड, प्योरली कैपेसिटिव लोड। एसी सर्किट कंटेनिंग द प्योरली कैपेसिटिव लोड। तो चलिए अब इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे एक हम सर्किट को एज्यूम करते हैं कि सर मानिए ये कैपेसिटर हमने यहाँ पे लगाया है और जो है किस करंट में अल्टरनेटिव करंट को दे रहे हैं, माने करंट आई है, और यहाँ पे जो है आपको सी दिख रहा है कैपेसिटर, जो कि आपका इसका यूनिट कैपिटल फराड है, आपका समझिए इसको फराड है। तो इतनी चीज़ें आपने माइंड में रखी है। तो यहाँ पे अगर हम वोल्टेज को लिखें तो V = Vm sin ओमेगा t। अब आपको क्या करना है, आपको एज्यूम करना है सर कि लेट अस एज्यूम दैट कि जो प्योरली कैपेसिटिव लोड कनेक्टेड इन द सर्किट, लेट अस assume that purely capacitive load connected into the circuit, प्योरली कैपेसिटिव लोड कनेक्टेड टू द सर्किट। तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ें जो है फ्लक्चुएट नहीं करेंगी, बिल्कुल आपको बहुत ही शानदार टॉपिक है। तो क्या कर रहे हो आप, इसको बहुत ही ध्यान से देखिए। अगर आप इसको स्किप करोगे तो कोई चीज़ें आपको समझ में आने वाली नहीं है। तो देखिए ये लेट अस एज्यूम दैट, क्या इसमें है, ये कुछ नहीं है सर, बिल्कुल सारी चीज़ें आपको पता है, बस ये है कि आपको लपेटना है, केवल आपको जो है लपेटना आना चाहिए। ये यहाँ पे अब हम अगर इसको लिखें तो आप जानते हो कि आप कैपेसिटर के बारे में तो जानते ही होंगे कि आप जानते हो सर कि Q = CV आपका होता है। तो देर ना करते हुए चलिए इसको हम नोट कर लेते हैं कि Q = CV हम मानते हैं सर कि जो चार्ज है आपका स्टोर होता है बाय द कैपेसिटर, जो कि गिवन इक्वेशन है Q = CV। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से हम यहाँ पे Q = CV को देखने वाले हैं। तो बिल्कुल आप जो है पेन और कॉपी के साथ ये सारी चीज़ें नोट किया करिए, कोई भी चीज़ें स्किप मत किया करिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि आपको बेहतरीन आपको समझ में तब नहीं आएगा। देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं कि इस कंडीशन में V = Vm sin ओमेगा t आपको मिला। अब इसके बाद स्टूडेंट्स आप लिख सकते हो क्या, आप लिख सकते हो कि चार्ज स्टोर इन कैपेसिटर जो कि गिवन इक्वेशन में आपको दिया है, गिवन इक्वेशन। अब वो इक्वेशन हम क्या लिख रहे हैं, अब देखिए हम लिखेंगे Q = CV। आप जानते हो स्टूडेंट्स कि अगर हम जो है किसको दिखाएं, अगर जो है हम दिखाएंगे कि आपके करंट को, तो आप क्या लिख सकते हो, आप करंट को अगर हम दिखाएं तो आप लिख सकते हो
कि आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। तो क्यू है आपका, तो रिलेशन में आपका करंट ही बैठेगा। तो आई इक्वल टू, अब हमें क्या करना है, वी और आई के बीच में निकालना भी है। हम लिख सकते हैं आई इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। तो दिख रहा है हम कैसे कैसे आपको करा रहे हैं। तो ये आप जो है ये दिख रहा है, जो आपको यहाँ पे इसको एज्यूम कर लेना है, इस क्यू की जगह इसको आप लिख सकते हो आई इक्वल टू डी क्यू की जगह क्या लिखोगे, सी वी अपॉन डी टी। तो अगर आप इस सी को कांस्टेंट बाहर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, सी डी वी अपॉन डी टी। आई होप आपको ये चीज़ें दिख रही होंगी। अब जो आपको दिख रहा है ये v का कंडीशन, इसकी जगह आप लिख सकते हो v इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, जो आप इक्वेशन नंबर 1 माने हो, इसको आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे चलिए लिखते हैं। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो कि अगर आपको i इक्वल टू सी डी वी अपॉन डी टी दिया है तो आप लिख सकते हो सर कि i इक्वल टू सी डी वी एम अपॉन साइन ओमेगा टी अपॉन डी टी। तो ये चीज़ें आप देखिए। अब वी एम को हम बाहर ले लेते हैं तो क्या होगा, आई इक्वल टू सी वी एम और सी वी एम डी साइन ओमेगा टी और डी टी। तो इसको अगर हम लिखेंगे तो क्या होगा, कॉस ओमेगा टी होगा। और आपका मेरे ख्याल से ओमेगा जो है आपका बाहर हो जाने वाला है। क्या ओमेगा आपका बाहर होगा थ्रू द कंडीशन। आप क्या करेंगे, ओमेगा को बाहर ले लीजिए। तो यहाँ पे अगर हम ओमेगा को बाहर लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए आई इक्वल टू सी वी एम ओमेगा कॉस ओमेगा टी। आई होप आपको ये चीज़ें दिख रही होंगी। अब आपको थोड़ा सा ये काम करना है कि आपको क्या कर माइनस पाई बाई टू नहीं लेना है, क्या प्लस पाई बाई टू। अगर इसको इस चीज़ को अगर हम साइन में लाएं कंडीशन, क्योंकि हमें ये साइन में चाहिए, तो हम क्या लिखते हैं, आई इक्वल टू सी वी एम ओमेगा क्या लिखेंगे कि साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। तो ये जो हमने लिखा है आप इसको देखिए, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ। इस तरीके से स्टूडेंट जो है आपको ये सारी चीज़ देखनी है। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं, इसके आगे आप लिख सकते हो कि कैपेसिटिव, अगर यहाँ पे देखें तो आपको जो ओमेगा सी दिख रहा है इसको आप क्या एज्यूम कर सकते हो कि अब हम सर इसको हमें हटाना है, इसको सर हमें क्या करना है, हटाना है। तो आप किस तरीके से भी सर इसको क्या करिए कि आप इसको सर हटाइए, ये बहुत ही प्रॉब्लम कर रहा है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हम इसको यहाँ पे हटाते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लिख सकते हो क्या, अगर इस फार्मूले को यहाँ पे देखें तो ये जो आपको ओमेगा सी दिख रहा है इसको हम बटे में ले जाइए। क्या करिए, इसको आप बटे में ले जाइए। तो देखिए यहाँ पे लिखते हैं कि आई इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू जो दिख रहा है, तो बटे में हम क्या करेंगे, आपको वन अपान क्या नाम है, सी ओमेगा आपको दिख रहा है, 1 सी ओमेगा हम करते हैं। अगर हम इसको जो है कंपेयर करेंगे किससे, कंपेयर द ओमिक लॉग, अगर हम कंपेयर करें तो आप जानते हो ओमेगा सी आप क्या लिख सकते हो, ओमेगा 2 पाई एफ सी यहाँ पे लिख सकते हो। आप अगर कंपेयर करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हो, ओमेगा सी को 1 अपान ओमेगा सी को क्या लिख सकते हो, 1/2 पाई एफ आपका ओमेगा का वैल्यू है, और सी इसको आप क्या लिख सकते हो, एक्सी से डिनोट कर सकते हो। तो इतना आप इसको नेगलेक्ट करिए, ये एक्सी इसकी जगह आप एक्सी लिखिए, यहाँ पे आप जो है एक्सी को नोट करिए। तो अगर हम एक्सी को नोट करेंगे तो आप क्या लिख सकते हो, इसके अपॉन में जो है स्टूडेंट्स आप एक्सी लिख सकते हो। तो इस पूरे वैल्यू की जगह क्या लिख सकते हो, देखिए ओमेगा सी है, पूरे वैल्यू की जगह एक्सी लिख सकते हो। तो चलिए डायरेक्ट लिखते हैं। तो इतनी चीज़ें आप अपने माइंड में रखिएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, एक्सी। अब आपको दिख रहा है ये जो वी एम है और जो एक्सी है स्टूडेंट्स, ये क्या है, ये आपका कुछ रेजिस्टेंस की तरह आपको दिखेगा। तो आप यहाँ क्या लिख सकते हो कि वी अपान, अगर एक्सी है तो आर की तरह का लिखो तो क्या लिख सकते हो, आई एम है, यहाँ पे लिख सकते हो आई वी एम है तो लिख सकते हो आई एम, क्योंकि वी एम अपान एक्सी इक्वल टू आई एम आपका होगा। तो आप लिख सकते हैं कि यहाँ पे आई इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। तो ये चीज़ें जो हमने कराई हैं, तो इस कंडीशन से आप एज्यूम करिए। आपको दो चीज़ ध्यान देना है कि सर हमें रिलेशन देखना है करंट और वोल्टेज में, बट आपको क्या करना है, देखिए यहाँ से साइन ओमेगा टी दिख रहा है तो आपको इसको भी साइन ओमेगा टी में ही लाना है। अब चाहे अब आप उसको प्लस पाई बाई टू करिए चाहे माइनस पाई बाई टू करिए, मगर कैपेसिटर में आपका जो है प्लस पाई बाई टू
दैट इज़ द कंडीशन आपका होता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि सर जो वोल्टेज है, जो करंट है आपका, वो वोल्टेज से लीड करता है। क्या करेगा? यहाँ पे आप लिख सकते हो कि सर जो करंट है लीड करेगा फ्रॉम वोल्टेज बाय 90 डिग्री। 90 डिग्री से क्या लीड करेगा? क्योंकि पाई बाई 2 क्या करें ना, आपको दिख रहा है करंट जो है, अब देखिए इसके यहाँ केवल ओमेगा टी, यहाँ प्लस पाई बाई 2 है, मतलब 90 डिग्री से लीड करता है। कौन सा करंट? किससे? वोल्टेज से। तो इसको हम लिखते हैं कि जो आपका करंट है लीड करेगा फ्रॉम वोल्टेज बाय 90 डिग्री प्योरली कैपेसिटिव लोड के कंडीशन में। तो यहाँ पे इसको हटाते हैं, तो आप इस चीज़ को जो है नोट किए होंगे। अब हम देखते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या कि हमें इससे क्या कंक्लूजन मिला कि जो करंट है आपका, जो आई है, वह लीड करेगा फ्रॉम द वोल्टेज बाई 90 डिग्री इन द कंडीशन इस कंडीशन में प्योरली कैपेसिटिव लोड, कैपेसिटिव लोड के कंडीशन में आपका ये होने वाला है। तो ये चीज़ें आप देखिए। अब हम देखते हैं पावर डिसिपेशन। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको इतनी चीज़ें समझ में आई होगी, आप बोर नहीं हो रहेंगे। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बहुत ही आसान है। देखिए थोड़ा थोड़ा पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, एक ही में इसको लपेट के आप देखिए, क्योंकि आप लोग शानदार बच्चे, और शानदार लोग क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा नहीं देखते हैं। एक बार अगर बैठ जाएंगे सर तो क्या होगा, पता नहीं चलता है कि टाइम आपका कब निकल गया। तो शायद मैं सही बोल रहा हूँ। चलिए अब इसके आगे देखते हैं कि पावर डिसिपेशन को हम देखेंगे। तो ज़्यादा देर न करते हुए इस टॉपिक को आप ख़त्म करते हैं पावर डिसिपेशन करा करके। तो चलिए यहाँ आप देखेंगे पावर डिसिपेशन। आप बिल्कुल ऐसे जुड़े रहिए। इलेक्ट्रिकल के जो है हम पुर्जा जो है अलग कर देंगे, आप बिल्कुल आप परेशान मत होइए। देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं कि डिसिपेशन थ्रू द, क्या लिखेंगे, पावर। अब डिसिपेशन भी तो पावर का हो रहा है ना, तो पावर डिसिपेशन या डिसिपेटेड थ्रू द प्योरली कैपेसिटिव लोड। तो इसके कंडीशन में अगर हम देखें तो आप क्या लिख सकते हो? आप जानते हो स्टूडेंट्स कि P इक्वल टू वी आई। अभी हमने जो निकाला V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, और हमने I को क्या निकाला, आई एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू निकाला हमने। तो बेसिकली ये वैल्यू आप यहाँ पर रखिए। तो हम लिख सकते हैं क्या, P इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी और आई एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? बहुत सिंपल है, लिख सकते हो। चलिए अब इसके बाद ये जो दिख रहा है आपको साइन ओमेगा टी, इसको पहले हम अलग करते हैं कि वी एम आई एम साइन ओमेगा टी, और जो आपको साइन ओमेगा टी दिख रहा है इसको आप लिख सकते हो कॉस ओमेगा टी। अब स्टूडेंट जो है हमने बोला था कि क्या करते हैं, अब मल्टीप्लाई करिए और डिवाइड करिए बाय द 2 से। अगर आप यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, डिवाइड कर दे रहे हैं और 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये जो कटेगा तो सेम ही आएगा। तो कोई दिक्कत नहीं, हम कन्वीनियंस के लिए कर सकते हैं। क्या लिखेंगे, वी एम आई एम अपॉन 2। ये आपका जो है फार्मूला बन जाने वाला है क्या, कि साइन 2 ओमेगा टी। तो मेरे ख्याल से यही फार्मूला आपका होगा। तो आप जो है लिख सकते हो, बिल्कुल सर यही आपका होगा। तो क्या लिख सकते हो कि 2 यहाँ पे 2 आपका होगा मेरे ख्याल से। आप इससे पहले वाले जो हमने कराया था उसमें हमने 2 लिखा था कि नहीं लिखा था? तो अगर नहीं लिखा होगा तो आप उसको समझिएगा किस तरीके से वहाँ पे होगा। तो चलिए लिखते हैं। यहाँ पे जो है आपका 2 होने वाला है, तो आप लिख लीजिएगा कि साइन ओमेगा 2 साइन ओमेगा टी। तो ये जो आपको दिख रहा है सर, ये क्या है, फ्लक्चुएटिंग पार्ट है, फ्लक्चुएटिंग पार्ट। इसको हम नेगलेक्ट करेंगे। तो अगर इसको हम 0 के आपका सिमिलर ले जाते हैं तो ये आपका इनटू में तो सब 0 हो जाएगा। तो P इक्वल टू 0, पावर डिसिपेशन आपको 0 दिख रहा है। तो दैट इज़ द कंडीशन थ्रू द प्योरली इंडक्टिव लोड। तो ये हमने क्या बताया, क्या बता दिया हमने? बहुत कुछ नहीं बताया, बहुत सिंपल है। हमने देखा कि प्योरली रेजिस्टिव लोड सर क्या है, कौन सा कंडीशन है, एकदम सर रट लीजिए, बिल्कुल रट लीजिए। और हमने सर देखा कि यहाँ पे हमने क्या देखा कि प्योरली इंडक्टिव लोड क्या है, प्योरली कैपेसिटिव लोड क्या है। और चलिए अब थोड़ा सा हम नोट कर लेते हैं कि हमने जो तीनों चीज़ें देखी, तो हम उसमें से सर सब जो हमें एकदम ज़ुबान पे रखना है वो कौन सी बातें रखनी है। तो चलिए हम देखते हैं थोड़ा सा 2 मिनट के लिए।
यहाँ पे अगर हम रेजिस्टेंस में देखें, प्योरली रेजिस्टिव लोड को देखें, क्या 3 कंडीशन आप लेके चलिए कि एक कंडीशन आपका प्योरली रेजिस्टिव लोड है, दूसरा प्योरली कैपेसिटिव लोड है। ये क्या है? प्योरली रेजिस्टिव लोड। क्या है? प्योरली कैपेसिटिव लोड। अब ये क्या है? प्योरली इंडक्टिव लोड। तो ये चीज़ें आप जो है समझ के चलिएगा। तो अगर हम इसमें देखें कि प्योरली रेजिस्टिव लोड, तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे जो आपका करंट है, करंट एंड वोल्टेज इन सेम फेज। आई होप आपको ये चीज़ दिख रहा होगा। पावर डिसिपेशन जो P इक्वल टू क्या दिखा था, IRMS और VRMS हमने निकलवाया। हमने देखा जब प्योरली कैपेसिटिव लोड में, तो देखा हमने कि जो आपका करंट है वो लीड कर रहा है, लीड फ्रॉम वोल्टेज बाय द 90 डिग्री। और अगर हम पावर डिसिपेशन देखें तो P इक्वल टू 0 हमें देखने को मिला। अगर हम प्योरली इंडक्टिव लोड के बारे में बात करें तो ये क्या कर रहा है? आपका लीड कर रहा है सर, ध्यान से देखिएगा, 90 डिग्री लीड कर रहा है। अगर करंट को देखें तो हम क्या लिख सकते हैं? करंट लैग फ्रॉम वोल्टेज बाय द 90 डिग्री, बिल्कुल अपोजिट, लैग फ्रॉम वोल्टेज 90 डिग्री। पावर डिसिपेशन इक्वल टू 0 हमने देखा। तो सर ये जो है हमने आज की वीडियो में ये कंक्लूजन आपको मिलता है कि ये जो है इतना समझाने के लिए काफ़ी बड़ा हमें जो है डेरिवेशन करना हो गया। तो ये क्या है? डेरिवेशन मतलब कुछ नहीं है, आप एक एक करके अगर आप धीरे धीरे करोगे तो अपने आंसर तक, रिजल्ट तक, कंक्लूजन तक आप पहुंच जाओगे। तो क्या है सर ये एसी फंडामेंटल में? हमें तो नहीं लग रहा है कि आपको कोई चीज़ें छूटने वाली हैं। तो आपको बहुत ही ज़रूरी है, कोई भी चीज़ आप छोड़िए मत, चाहे रेजोनेंस हो गया, चाहे RLC सर्किट हो गया, चाहे आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ द AC सर्किट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंस है। सोचिए यहाँ पे जितने भी इक्वेशन आपको दिख रहे हैं, V इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी, पता रहना चाहिए ना, दैट इज़ द इंस्टेंटेनियस वैल्यू आपकी, मतलब आपके माइंड में रहना चाहिए। सर पीक वैल्यू क्या है, सर एवरेज वैल्यू क्या है, RMS वैल्यू क्या है। अगर आपको नहीं पता रहता कि IRMS क्या होता है, तो आप जानते हैं कि Im/√2 होगा। सोचिए डेरिवेशन, जितनी भी एग्जाम्पल हमने यहाँ डेरिवेशन कराया, किसकी हेल्प से कराया? कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिंगल फेज AC। अगर जो पढ़ा होगा तो मेरे मुँह से बोलने से पहले सर वो नोट कर लिया होगा। तो आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है, आप भी जो है सारी चीज़ें रिविज़न करिए और मस्त से पढ़िए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। अपने दोस्तों को सर इससे जोड़िए, क्योंकि आप जो है अगर नहीं जोड़ोगे तो इतने में यह काम होने वाला नहीं है। तो आप इसको जोड़िए और इसकी आपके फैमिली को इसको बड़ा बनाइए। और क्या है कि मस्त से पढ़िए। चलिए आज के लिए इतना ही, आगे की नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि वो आप बताइए क्या देखेंगे। चलिए थैंक यू।